बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज सुबह भी पब्लिक टीवी के ऊपर ही वो देख रही थी एक पैकेज कि 14 अगस्त की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। वैसे आई रिमेंबर बैक इन माई चाइल्डहुड, ये जो तैयारी है अगस्त की फर्स्ट आती थी और हमारी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती थी। इवन हम जुलाई के एंड में ये प्लान कर लेते थे कि 1 अगस्त को हमने घर की छत के ऊपर वो झंडा लगा देना है। लेकिन अभी आई फील कि विद टाइम शायद बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, या वो वाली जो एक गहमा गहमी या रौनक होती थी उस तरह की नहीं होती है। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल अच्छा लग रहा था सुबह वो कलरफुल चीज़ें देखकर। लोग बैच खरीद रहे हैं बच्चे और झंडियों की तैयारी हो रही है। सो ये एक्साइटमेंट रहनी चाहिए और इस बार तो हम 14 अगस्त को डबल जो कह लें खुशी के साथ सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। और हमारा शो भी हमने प्लान किया हुआ है कुछ कि स्पेशल करना है इस हवाले से। लेकिन साथ साथ जी हमने कोशिश करनी है कि 14 अगस्त की तैयारियों पे हम रोज़ बात करें कि ये कितनी एक्साइटमेंट वाली एक चीज़ है। प्रोग्राम के आगाज़ में जी आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट एक टॉपिक किए और इस दिन के हवाले से बात करनी है। 5 अगस्त 2019 वी ऑल रिमेंबर कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, बैनुल-अक़वामी कवानीन और दो तरफ़ा मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने आइन से आर्टिकल 370 और 835 को मनसूख करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। इस यकतरफा इक़दाम ने न सिर्फ कश्मीरियों को उनकी शनाख्त, खुद मुख्तारी और कानूनी हैसियत से महरूम किया था, बल्कि जनूबी एशिया में एक बार फिर कशीदगी को जन्म दिया था। पाकिस्तान ने जी आलमी सतह पर इस इक़दाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, मगर आलमी रद्द अमल मायूस कुन रहा। भारत ने जी ताकत, पाबंदी और मीडिया ब्लैकआउट के ज़रिए वादी कश्मीर को एक जेल में तब्दील करके रख दिया है, जबकि कश्मीरियों की जो सियासी क़यादत है उसको भी कैद किया है, नज़रबंद किया है या फिर खामोश कर दिया है। इन तमाम हसास मामलात पर और आज के दिन के हवाले से हमारे साथ मौजूद है साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं खुर्शीद कसूरी साहब, हमें ज्वाइन करें। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं जब भारत ने कश्मीर की खुद मुख्तारी को ख़त्म किया है। लेकिन इस बार यौम इस्तिसाल कश्मीर ऐसे दिन के मौके पर मनाया जा रहा है, या हम इस पे बात कर रहे हैं जब भारत की पूरी दुनिया में सुबकी हो रही है, उसको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इवन मोदी हुकूमत को इंटरनली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जिस तरह से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और ये जो मैं उनका हक़ के खुद मुख्तारी की बात कर रही हूँ उसको इस्तेसाल किया गया है, अब मसला कश्मीर को इंटरनेशनली एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको रिवोक किया था आर्टिकल 370-35, तो मेरी आने वाली जो किताब है मैं उसके लिए लिख रहा था, इसको मैंने कहा था सेल्फ गोल, यानी अपने ख़िलाफ़ उन्होंने गोल कर लिया। कश्मीरियों को पे तो उन्होंने जुल्म किया ही किया है, लेकिन अपने ख़िलाफ़ गोल किया है। और उसकी कई वजूहात हैं कि जब आर्टिकल 370 हुआ तो एक तो बात भारत के जितने नारे थे झूठे साबित हो गए। एक तो ये कि किसी सूरत में वो किसी मामले पे बातचीत के लिए तैयार नहीं था, महज बहाना साजी थी कि जी हम बातचीत करेंगे, बायलैटरल करेंगे, शिमला एग्रीमेंट के नीचे करेंगे। फिर वो ना तो बायलैटरल करना चाह रहे थे, ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में, ना किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन में। यह बात वाज़ेह हो चुकी थी, ये सिर्फ बहाना साजी है क्योंकि उनको पता है कि कश्मीर के लोग उनके साथ नहीं। लेकिन मैं सेल्फ गोल इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त ये वाज़ेह हो गया था कि उन्होंने बैक वक्त चीन और पाकिस्तान को ललकारा है, क्योंकि इन्होंने 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी थी, जम्मू कश्मीर की एक और दूसरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लद्दाख पे और अरुणाचल प्रदेश पे चीन का क्लेम है। और उस वक्त जब हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा चाइना गए थे उनके फॉरेन मिनिस्टर को मिले वांग यी को, तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में कहा था कि आपने हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में हमला किया। यानी कि जो 370 था सिर्फ वो पाकिस्तान को, कश्मीरियों को नहीं ललकारा गया, वो पाकिस्तान को भी ललकारा गया था और उनको जो चाइनीज़ को भी। ये तो ठीक है कि हमारा केस तो बेस्ड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पे, लेकिन जब इन्होंने हालांकि कहा जा सकता है कि जी 370 जो है वो उसका वास्ता नहीं है
यूएनएससी रेजोल्यूशन से, लेकिन लिंक यह है कि कश्मीरियों की खुददारी और उनकी जो पहचान है ये उस पर हमला था, और कश्मीरी लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे। और आर्टिकल 35 तो क्लियर था, उसको हटाने का मकसद कि गैर कश्मीरियों को लाकर वहाँ आबाद करना है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि भारत को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, और कश्मीरियों को भी जुल्म तो खैर किया है, लेकिन उनका जो अपना स्टैंड था वो तबाह हो गया। और उसके नतीजे में तो मैं नहीं कहूँगा कि अब जो जंग हुई है, जंग तो इमीडिएट नतीजा पहलगाम का मामला था, लेकिन जो बुनियादी तौर पर जो ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हुए थे वो आर्टिकल 370 के बाद थे। उसकी जो एब्रोगेशन थी, क्यों कि उसके बाद तो सब राब्ते ही ख़त्म हो गए, हाई कमिश्नर्स बुला लिए गए, ट्रेड ख़त्म हो गया, हर किस्म के कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, और एक ऐसे वक्त में अब उसका एनिवर्सरी मनाई जा रही है, सालगिरह मनाई जा रही है, जब भारत बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत हद तक तन्हा हो चुका है। बिल्कुल कसूरी साहब, ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी पाक भारत जो कशीदगी वाला एपिसोड हुआ था उसके दौरान मसला कश्मीर के हल के ऊपर बात की थी। आप समझते हैं कि इस सिनेरियो के अंदर जब पाकिस्तान ने इस एपिसोड के अंदर अपनी सुप्रीमेसी को मेक श्योर किया है, वहीं पर ये मसला कश्मीर का हल भी निकलेगा और अमेरिका इसमें कहीं मौसर किरदार अदा कर सकता है? देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि कोई ज़बरदस्ती किसी पार्टीज़ पे नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत दो बड़े मुल्क हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी दबाव का ये असर ज़रूर होता है कि अगर आप नज़र आए दुनिया को कि कोई आप अक्लमंद या कोई भी ऐसी बात हो जो कि इंसाफ पर मबनी हो, माकूल हो, और आप उसको मानने को ही नहीं तैयार, तो पाकिस्तान का ये जो पुराना स्टैंड है उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तो अब ये कि क्या ट्रंप साहब या अमेरिका कश्मीर का मसला हल करा सकते हैं? नहीं, वो तो नहीं हल करा सकते। हल तो करना है पाकिस्तान और भारत ने, लेकिन डेफिनेटली वो दबाव बढ़ा सकते हैं। और अब कि उन्होंने दबाव बढ़ाया है, और कहा तो उन्होंने ये नहीं है कि जी वो इसलिए कर रहे हैं कि ये इंडिया ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन बात तो हिंदुस्तान मान गया था कि जी जब उसने देखा कि हालात उसकी अफवाज के बुरे हैं तो उसने अप्रोच किया। और ये बात छुपी नहीं रहेगी, बहुत जल्द इसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि अमेरिका को भारत ने अप्रोच किया। तो अगर भारत ने अप्रोच किया तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। जिस हद तक मामला तेज़ी में जा रहा था, ये बहुत ख़तरनाक बात है कि ये दो न्यूक्लियर पावर्स इस तरह हमला कर दें। ये भारत ने बहुत बेवकूफ़ी की है मेरे ख़्याल में, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं हो सकती इस एस्केलेशन लैडर को। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब को गुस्सा इस बात का है कि इन्होंने ख़ुद कश्मीर पे कहा बात करने को, और फिर जब उन्होंने कहा मैंने सीज़ फायर कराई है, तो भारत ने के वज़ीर आज़म ने इतना लोगों को गलत वहाँ एक इम्प्रेशन दिया था, इतना जहर भरा हुआ था, और वो ये समझ रहे थे कि ये भारत की फ़ौज इतनी मजबूत है कि उसमें उनकी सुबकी होगी अगर वो ये मान जाएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे उन्होंने जंग रोकी है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि कश्मीर का मामला ज़्यादा इंटरनेशनलाइज हुआ है, और इसमें जो मुझे गुस्सा नज़र आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, एक वजह ये है कि ख़ुद भारत ने कहा कि सीज़ फायर कराई जाए, और उसके बाद वहाँ से पब्लिकली, हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप को 28 मरतबा कह चुके हैं कि मैंने करवाई है, तो लेकिन ये चुप दम बखुद बैठे हैं। पाकिस्तान ने तो उनकी ये बात मानी भी और उनका शुक्रिया भी अदा कर दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, हाल ही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का भी दौरा हुआ वाइट हाउस में, जिसका खूब चर्चा हुआ, और इंडिया ने कहीं ना कहीं समझा कि डिप्लोमेटिकली उनकी बड़ी सुबकी भी हुई है या उनको हार हुई है। आप समझते हैं कि आलमी दबाव के तहत जो है भारत मसला कश्मीर के हवाले से किसी मौसर इक़दाम की तरफ जा सकता है? देखिए, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है लंच वाइट हाउस में, एक गैर मामूली बात है। मेरा ख़्याल है कि अमेरिका की तारीख़ में शायद पहली मर्तबा किसी फ़ौज के हेड को प्रेसिडेंट ने दावत दी है। मेरा नहीं ख्याल है कि इससे पहले दी। हाँ,
फ़ौज के हेड जाते रहे हैं, इस तरह जाते रहे हैं, प्रेसिडेंट्स के साथ जाते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जाते रहे हैं। और एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं ड्रॉप इन। वो तो जब आप वाइट हाउस जाते हैं तो कई दफ़ा जब आप जो भी वाइट हाउस जाता है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को मिलता है जो प्रेसिडेंट के होते हैं। उस वक्त जिनको उन्होंने ज़्यादा इज्जत देनी होती है वो ड्रॉप इन कर जाते हैं। तो रेयरली होता है कि किसी फॉरेन मिनिस्टर को भी वाइट हाउस में मिले। जब पाकिस्तान का बहुत ऊंचा मकाम था दुनिया में, उस वक्त मुझे उन्होंने ओवल ऑफिस में बुलाया था मीटिंग के लिए, लेकिन ये रेयर है, किसी डिफेंस चीफ को कभी नहीं बुलाया गया। तो ये ख़ुद इस बात की दलील है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कई चीज़ें उन्होंने जो देखा है वो ये, एक तो पाकिस्तान जो बात करता है पक्की करता है। उन्होंने कहा कि जी मैं सीज़ फायर कराना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने हाँ भरी, तो पाकिस्तान ने ये नहीं कहा नहीं 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 हमने नहीं करवाया, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो खुद कर रहे हैं, हमारी तो बात भी नहीं हुई। तो एक तो देखा कि बड़ी ओपन बात है, इनकी बात पे एतबार किया जा सकता है। नंबर 2, एक ऐसे मौके पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको बुलाया जब ईरान इजराइल जंग हो रही थी। तो इसको मौका, अगर इसको आप सामने रखें इस बात को मद्देनज़र, तो ये बात वाज़ेह है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के बारे में उनकी राय लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके जो फॉरेन ऑफिसेज हैं उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की भी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और स्टेट डिपार्टमेंट की भी। जो पॉलिटिशियंस हैं ऑफिस में जो आते हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो उनको ब्रीफ किया जाता है। तो आई एम सर्टन कि फ़ॉरेन ऑफिस ने उनको ब्रीफिंग दी होगी, और मिलिट्री के अपने नुमाइंदे मौजूद होते हैं तमाम एम्बेसीज़ में, काफ़ी हाई रैंकिंग होते हैं जैसे कि वाशिंगटन में है। तो इसलिए उनको मिलिट्री के पास भी रिकॉर्ड है कि जो माजी की मीटिंग्स हुई हैं उनमें क्या होता रहा। तो मेरा ख्याल है कि मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था मसलन, तो मुझे याद है कि बड़ा झगड़ा हो रहा था ईरान का और इसके ऊपर न्यूक्लियर मामले पे, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। तो मेरे ज़रिए ईरान मैसेजेस भेजता था इनको अमेरिकनों को, और एक मौके पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड जो कि बहुत ऊंचा ओहदा है ईरान में, बाद में वो अली लरीजानी साहब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़े हैं, तो मेरे पास आए, 4 घंटे बैठे रहे मेरे दफ्तर में, और हमने मिल के एक ड्राफ्ट किया कि जो मुझे उन्होंने कहा आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को दें। मैंने जाके वो हैंड ओवर करना था कॉन्डोलीज़ा राइस को, ताकि वो सदर बुश को पहुंचा दें। मैंने कॉन्डोलीज़ा राइस को दे दिया, उस पर कितना अमल हुआ वो तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मुझे कॉन्डोलीज़ा राइस ने कई मरतबा ईरानियों के लिए मैसेजेस दिए हैं कि जाओ अपने हम मनसब को ये कहो जो मेरे जो थे ईरान में, क्योंकि वो समझते थे कि हम पे ईरानी भी एतबार करते हैं और अमेरिकन जो हैं वो हम पे एतबार करते थे। तो ये बात है कि प्रेसिडेंट जब ट्रंप ने इनको बुलाया है तो उनके जहन में ये भी बात होगी कि इस बात में एक तो वो देखें कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, एयर फोर्स और पाकिस्तान आर्मी का जो रोल रहा है उसको वो चाहते थे कि वो क्लोजली इनसे समझे। और नंबर 2, वो ये भी चाहते थे कि पूछना कि क्या पाकिस्तान को रोल अदा कर सकता है चीन, अब इस अमेरिका के और ईरान के दरमियान। आई एम सर्टन ये बात हुई होगी। ठीक हो गया। अच्छा कसूरी साहब, अभी हम इंडिया के हवाले से, मोदी सरकार के हवाले से बात करें, जो भारत के साबिक वज़ीर दाखिला हैं और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने मोदी हुकूमत के ऊपर खासी तनकीद की है और पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से क्वेश्चन भी रेज़ किया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शवाहिद कहाँ पर हैं, जिन्हें दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार किया गया था वो कहाँ है। आपके नज़दीक ये जो इंटरनली मोदी सरकार के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है, इनका मुस्तकबिल आपको लगता है कि जो इंडिया के अंदर जो इनकी पॉलिटिक्स है उसको स्टेबल रखेगा? देखिए, जहाँ तक मोदी हुकूमत का मुस्तकबिल है वो तो हिंदुस्तान के वोटरों के हाथ में है, और ज़्यादा एक्यूरेटली इस वक्त बिहार के वोटरों के हाथ में है। वो इतना उन्होंने जहर फैलाया है और इतना उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और उन्होंने इतना मीडिया को कंट्रोल किया है कि बावजूद इसके कि उनकी गत बन गई है, लेकिन वो उनकी देखें हिम्मत। उनके डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े हो कह रहे हैं कि जनाब इसलिए हमने जंग ख़त्म की अमेरिका कहने पे नहीं, कि पाकिस्तान के
डीजीएमओ ने हमें कहा करो भाई, तुम डीजीएमओ तुम्हारा दामाद है, तुमने जंग नहीं बंद करनी ना करो, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा हाथ भारी है ना बंद करो। इस किस्म की बोधी दलीलें दे रहे हैं। लेकिन अब हो ये रहा है कि इलेक्शन तो आएगा 2-3 महीने में, क्या इस पे उतनी देर तक असर हो चुका होगा? जो इन्होंने जो कहा है, अपोजिशन पहले तो बोलती नहीं थी डर के मारे, अब कांग्रेस बोली है, अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या है, उसके बाद ही इसका कोई जवाब आ सकता है। क्योंकि इन्होंने जो मीडिया था हिंदुस्तान का इलेक्ट्रॉनिक, और मैंने ख़ुद एज फॉरेन मिनिस्टर डील किया इन लोगों के साथ, बड़े क्रेडिबल बाएतबार किस्म के जर्नलिस्ट थे और बड़े बड़े बावकार उनके वो भी थे, 2-3 मुझे अच्छी तरह से याद है उनके जो चैनल्स थे। लेकिन वो तो सब ख़रीदे गए हैं। वो जो जितने चैनल्स हैं, वो जो बड़े बड़े सेठ जो मोदी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ख़रीद लिया है और उन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को बाहर निकाल दिया। उनकी जगह उन्होंने ऐसे लगता है जैसे कि हमने देखा जंग के दौरान, जैसे कोई बीजेपी के प्रचारक हों, आरएसएस के प्रचारक हों, तो उसका नतीजा उनको ख़ुद नुकसान भुगतना पड़ा। उनका इतना जग हंसाई हुई है कि इकोनॉमिस्ट ने कॉलम लिखा है, इंडिया वेजेस वॉर, इंडियन मीडिया वेजेस वॉर ऑन इट्स ओन ऑडियंस। इसका मतलब यह है वो कह रहे हैं कि अपने आवाम पे उन्होंने जंग कर दी। लाहौर खुदा न खास्ता ये होगा, इस्लामाबाद को ये हो गया, कराची को ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब उनकी सारी बेवकूफ़ियाँ वाज़ेह हो रही हैं। तो अब क्या हिंदुस्तान का जो अवाम है, ख़ास तौर बिहार का अवाम जो है, ये समझ जाएगा? इसका तो रिज़ल्ट उनके हाथ में, मेरे और आपके हाथ में नहीं है। बेशक मेरे और आपके हाथ में तो नहीं है। अच्छा इन द एंड कसूरी साहब, जाहिर है भारत जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस है उसके हवाले से आयरस कोई ना कोई शोशा छोड़ता रहता है। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या कशीदगी कोई जंगी सूरत हाल पैदा होती है, अगर दोबारा से भारत को शरारत करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान को दिफाई एतबार से किस तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा? माशाल्लाह पाकिस्तान दिफाई एतबार से तैयार है, और उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि खुद भी बीजेपी कह रही है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ पॉज है, यानी कि हम रुके हैं, ये सीज़ फायर नहीं है। तो हर सी होश आदमी एक समझेगा। और पाकिस्तान आर्मी को तो पता है जंग हो या ना, वो फुली प्रिपेयर्ड है। उसका तो जवाब तो दे दिया है, आज ही ये कल आया है DGISPR की तरफ से। अगर अब इन्होंने फिर हमला किया तो अब हम हिंदुस्तान के दूर दूर कोनों में जाएंगे। अब हम हिंदुस्तान के दूर दूर कोनों में जाएंगे। खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर ख़ारिजा। आज के दिन के हवाले से, 5 अगस्त के हवाले से अपना राय व तज्जिया भी दे रहे थे, और ओवरऑल सूरत हाल पर उन्होंने अपना तज्जिया दिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हमने बड़े एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करनी है। वैसे तो हम ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बात करते हैं कि हर फील्ड के अंदर मौजूद है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आज मेरे लिए भी बड़ा नया है कि जो वकला ख़वातीन हैं उनकी तादाद बड़ी कम है। वो क्यों है, इस पर आज हम बात करेंगे। सिबा फारूक जो कि पाकिस्तान की पहली ऑल फीमेल लॉ फर्म की फाउंडर है, जो मुल्क में ख़वातीन वकला के लिए नई जो राहें हैं उसको हमवार करेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ 12% वकला ख़वातीन हैं, और उनमें से भी अक्सरियत सिर्फ ज़िलाई अदालतों तक महदूद रहती हैं। आला अदलिया तक रसाई हो, प्रैक्टिस हो, क़यादत का फुकदान हो, एक तवील अरसे से खामोश रुकावट है, और ये चैलेंज है उन ख़वातीन के लिए। इस गैप को फिल करने के लिए जी 2014 में इस यूनिक आइडिया या हम कह लें एक बड़ा ब्रेव स्टेप था जो लिया गया, जिसका मकसद ये था कि ना सिर्फ ख़वातीन वकला को बाख्तियार बनाया जाए, बल्कि एक ऐसा कानूनी प्लेटफॉर्म भी फराहम किया जाए जब ख़वातीन जो है वो ख़ुद लीड करें, ख़ुद लर्न करें, और जो सोसाइटी का हर तबका है उसको इंसाफ की फरहमी में अपना मौसर किरदार अदा करें। ये फर्म जो है जी तमाम इकसाम के केसेस में डील करने के साथ साथ अफराद को जो कानूनी मुआवनत है वो भी फराहम करती है। आज हम सिबा फारूक से बात करेंगे इस फर्म के हवाले से, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, 12% ख़वातीन जो वकला हैं और फिर जो उनकी आला अदालतों तक रसाई नहीं है, क्या वजूहात है, क्या चैलेंजेस हैं। सिबा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये हमें थोड़ा सा अपनी फर्म के हवाले से भी एक इंट्रोडक्शन तो दीजिएगा, लेकिन जो मैंने भी बात की कि सिर्फ
12% जो वकला ख़वातीन हैं और उनमें से भी अक्सरियत जो है वो ज़िलाई अदालतों तक महदूद हैं। क्या वजूहात हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बात ये है कि इस सवाल का जवाब काफ़ी लंबा है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी। हमें 74 इयर्स लग गए कि अ वुमन रीच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में हैं, ऑनरेबल जस्टिस मुसर्रत हलाली हैं। टाइम लेकिन बहुत लग गया ख़वातीन को इस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में। इसी तरह हमारी सिर्फ 12% ख़वातीन रजिस्टर्ड लॉयर्स हैं, मतलब कि ये अभी भी एक बहुत मेल डोमिनेटेड लीगल प्रोफेशन है। यकीनन कुछ फर्स्ट्स इस प्रोफेशन में हुए हैं, जिस तरह से मैंने आपको अभी 2 ऑनरेबल जस्टिस का बताया, एंड वी आर वेरी लकी कि ऑनरेबल जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट को लीड कर रही हैं, लेकिन बेशुमार ख़वातीन फिर भी पीछे रह जाती हैं। जो और ये चीज़ मुझे 20 साल हो गए हैं इस अदालत के पेशे में, और मैंने इस अपने पूरे तवील अरसे में, जिसमें मैंने कचहरी में भी काम किया, मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया, एज इन हाउस काउंसिल भी काम किया, और फिर 2014 में अपनी फ़र्म सेटअप की। मुझे यही महसूस हुआ कि इस मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में अदालतों में भी आदमियों की तादाद ज़्यादा है, लिहाजा लॉ फर्म्स में भी आदमियों की तादाद ज़्यादा है, और इस वजह से औरतें कुछ हद तक आप कह लें इंटिमिडेट हो जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। जो उनका पोटेंशियल होता है वो फुली यूटिलाइज नहीं होता, उन्हें ग्रो करने का और कॉन्फिडेंट होने का मौका नहीं मिलता, और लिहाजा बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड्स वेस्ट हो जाते हैं। और हमारे पास अच्छा प्रूफ मौजूद है, अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें कि औरतों के पास जो आप कहते हैं लीगल टैलेंट या लीगल माइंड किसी हद तक आदमियों से कम नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट इतनी कंड्यूसिव नहीं है। सो मैंने ये कोशिश किया है कि मैं एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करूं जहां पे औरतें ग्रो करें, एम्पावर हों, और मेरी ये दुआ होती है कि वो मेरी फ़र्म से जब एम्पावर हो कि यहाँ से मेरी एसोसिएट्स, इंटर्न्स, पार्टनर्स जो भी यहाँ से जाएं, आगे अपनी ज़िंदगी में जो भी कदम उठाएं, वो मुझसे ज़्यादा कामयाब हों। आई एम ग्लैड कि आपने ये स्टेप लिया है सिबा, लेकिन एट द सेम टाइम आपने जैसे कहा कि वी ऑल नो कि हमारी बहुत सारी मौजूद जज साहिबान हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि आपकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम जो चैलेंजेस आपने जिक्र भी किया, मैं एज ए लेमैन आई फील समटाइम्स कि हम जिन ज़िलाई अदालतों की बात कर रहे हैं, जिस कोर्ट या हम अदलिया के निज़ाम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई अपना केस लड़ भी रहा है उसके लिए भी वो एनवायरनमेंट उतना चैलेंजिंग है जितना आई थिंक कि एक फ़ीमेल के लिए एज अ लॉयर होगा। डू यू अग्री विद दैट कि अगर आप किसी केस को परस्यू कर रहे हैं, एक अदालत या कोर्ट्स का एक सिस्टम जो है, जो कि हम मेल डोमिनेट एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे मर्द हजरात कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं इन एनी वे, उसमें वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ख़वातीन रिलक्टेंट है कहीं ना कहीं? देखिए, मैं आपकी बात से कुछ हद तक एग्री भी करती हूँ और कुछ हद तक एग्री नहीं करती। पहली बात ये कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत प्रोटेक्शंस देती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस आर्टिकल्स, अब हम आम आदमी की बात करें, जब वो अदालत में आता है, ये नहीं है कि क्योंकि आदमी खाली बैठे, क्योंकि देखिए मेरे बहुत सारे मर्द वकील मेरे कोलीग्स हैं, एक से एक इंटेलिजेंट, एक से एक कामयाब और अच्छे वकील हैं, मैं उनको किसी तरह कम वकील नहीं समझती। सो ये नहीं है कि क्लाइंट को जस्टिस मिलने में ये चीज़ बीच में खड़ी होती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब जेंडर रिप्रेजेंटेशन इक्वल होती है कहीं पर भी दुनिया में, तो वहाँ पे जेंडर सेंसिटिव इश्यूज़ को एड्रेस जल्दी किया जाता है। बात फिर वहीं लेकर आती हूँ, देखिए जब बेंच पे ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक आई, तो हमारा जो एक प्री पार्टीशन से चलता आ रहा था, एक रेप केसेस में हमारा एक वर्जिनिटी टेस्ट होता है, उसको बहुत ही एक ह्यूमिलिएटिंग और गलत किस्म की वो एक प्रैक्टिस थी, उसको उन्होंने उसको एड्रेस किया, उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया। सो
जब औरतें आती हैं, अभी जिस तरह से ये पेंशन का आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था कि अब पेंशन और नीड्स बेसिस डिसाइड की जाएगी। इवन अगर एक लड़की डिवोर्स्ड है तो उसका हक है अपने बाप की पेंशन के ऊपर। अब ये जेंडर सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, इनको औरतें ज़्यादा उस नज़र से इसलिए देख सकती हैं क्योंकि वो देयर इन द सेम बोट, वो उन्हीं चीज़ों से गुजर रही हैं। सो जेंडर सेंसिटिव इश्यूज़ ज़ाहिरी बात है औरतें बेहतर डील कर लेती हैं। इसीलिए मेरी लॉ फर्म में भी बहुत लोग आते हैं जिनके जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या जेंडर सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा ट्रस्ट होता है कि यहाँ पे कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। बट हैविंग सेड दैट, हमारी लॉ फर्म में ये नहीं है कि औरतों को फिर मेनी टाइम्स वो किया जाता है कि आप तो सिर्फ जेंडर डील कर लें या आप तो सिर्फ फैमिली को डील कर लें। ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने ये फ़र्म सेटअप किया है, क्योंकि आम लॉ फर्म्स में औरतों को ये बोला जाता है कि क्रिमिनल केस आप नहीं हैंडल कर पाएंगी, आप रिसर्च कर लें, अपेयर आपका मेल कुलीग हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ औरतों को कि वो हर किस्म का केस हैंडल कर सकती हैं। और हमारी फ़र्म में हम कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स भी देखते हैं, हम क्रॉस जुरिस्डिक्शनल मैटर्स देखते हैं, हम फैमिली मैटर्स देखते हैं, हम लेबर लॉ के मैटर्स देखते हैं, हम रेप ट्रायल्स भी हैंडल करते हैं, क्रिमिनल ट्रायल्स भी हैंडल करते हैं। सो टू सम एक्सटेंट इट्स करेक्ट, यस, जेंडर सेंसिटिविटी के लिए औरतों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, लेकिन हमारा लेजिस्लेशन, हमारा सिस्टम अब बहुत बेहतर हो गया है। क्लाइंट्स के लिए इतनी मुश्किलात अब नहीं है, बल्कि अब तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एक पिछले साल हमारे दो बहुत अजीम लर्नड सीनियर ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर उनके साथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल जस्टिस जवाद हसन ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मीडिएशन मूवमेंट लीड की है। अब तो मीडिएशन सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में आ गए हैं, तो क्लाइंट्स के लिए आसानी और भी ज़्यादा हो गई है कि दे डोंट हैव टू गो नेसेसरीली फॉर लिटिगेशन इमीडिएटली, वो मीडिएशन की तरफ जाके उनके मसले जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। आई एम श्योर। और मेरा क्वेश्चन भी आई थिंक मैं उसको पुट इस तरह से ही करना चाहती थी कि जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर है एक एज अ फीमेल आई फील कि मेरी अगर कोई लॉयर फीमेल होगी तो वो मेरे इश्यूज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पे एड्रेस भी कर पाएगी और समझ भी पाएगी। सो या यू आर राइट। अच्छा, एट द सेम टाइम सबा अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो हम जिन केसेस की बात कर रहे हैं, हम हर तरह के केसेस को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, जैसे भी आपने अपनी बात में भी जिक्र किया, कि ख़वातीन को चंद स्पेसिफिक टॉपिक्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। आप इस चीज़ को मज़ीद जो आप अपनी फर्म के थ्रू कर रही हैं कि आप हर तरह के केसेस को आप लोग एड्रेस भी कर रहे हैं, उसको डील भी कर रहे हैं, इसको मज़ीद एक्सपैंड करना कि लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो ख़वातीन के ऊपर, ख़वातीन वकला के ऊपर रिगार्डिंग क्रिमिनल केसेस या किसी भी तरह के और केसेस है, वो एक चीज़ को एक्सपैंड किया जाए समहाउ, बिकॉज आपकी एक फर्म काम कर रही है, आई एम श्योर कि और भी फर्म्स कर रही होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम ये माइंडसेट का भी इशू है जिसको हमें एड्रेस करना है समहाउ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जब मैंने ये फ़र्म इस्टेब्लिश की 2014 में, तो तब ये वुमेन लेड, वुमेन ओन्ड लॉ फर्म थी। मतलब कि मैं और मेरी पार्टनर, मेरी बहन, हमने मिल के इसको इस्टेब्लिश किया। ओवर टाइम मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान में नीड है ऑल वुमेन लॉ फर्म की। सो ये पाकिस्तान की पहली एक्सक्लूसिव ऑल वुमेन लॉ फर्म है, बल्कि अगर मैं सही हूँ, अगर गलत हूँ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये साउथ एशिया की भी अकेली एक्सक्लूसिव वुमेन लॉ फर्म है। मतलब कि हमारे पार्टनर्स भी ख़वातीन हैं, एसोसिएट्स भी, इंटर्न्स भी, और मैं ख़वातीन को ही हायर करती हूँ। वजह यही है कि एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है क्लाइंट्स के लिए भी और ख़वातीन वकला के लिए भी। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि नेचुरली, आपने ये बात बिल्कुल सही की, नेचुरली जब एक औरत का इशू होता है तो वो थोड़ा सा उसका कंफर्ट लेवल एक औरत से बात करने में ज़्यादा होता है। जैसे समथिंग नेचुरल, इसको हम ना आर्ग्यू कर सकते हैं ना डिबेट कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ मैं इस बात को भी आपको बताऊंगी कि मुझे लोग ढूंढ के पूरे पाकिस्तान से आते हैं, केसेस लेके आते हैं, बिकॉज एक चीज़ होती है इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, वो जेंडर बेस्ड नहीं है, वो आपकी एक रेपुटेशन है जो आपने बिल्ड की है। और जहाँ तक मेरी फर्म की बात है, देयर इज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एनी डिसऑनेस्टी।
एंड हमारे लिए इंटेग्रिटी ऑनेस्टी पहले है, लीगल एक्सेलेंस उसके साथ साथ है, बिकॉज उसके बगैर तो आप एक सक्सेसफुल वकील बन ही नहीं सकते हैं। सो जहाँ पे ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी होगी वहाँ पे दूसरा इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा, क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेगा। दैट इज़ नॉट जेंडर रिलेटेड, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी, दैट इज़ योर ओन क्रेडिबिलिटी एंड योर ओन कॉन्शियस। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच सिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम ग्लैड कि आपकी ऐसी फर्म, ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो है ख़वातीन वुकला के लिए बनाया है, जिससे आप बहुत सारे मसलों को भी हल कर रही हैं और एक सोसाइटी के अंदर चेंज, पॉजिटिव चेंज भी लेकर आ रही हैं। सिबा फारूक हमारे साथ मौजूद थी जी। अब हम ज़रा किचन का रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ नदीम चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत से? बिल्कुल ठीक, बहुत क्या शुक्रिया। बन रहा है आज आपके किचन में? जी आज बना रहे हैं ग्रिल बर्गर होममेड और फ्राइज़ होममेड, और इसमें मेरी शेफ़ आतिफ जो है ना हेल्प करेंगे साथ। ओके जी तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चिकन 1 kg और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून क्रश चिली। ओके ये स्पाइस के मुताबिक थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं। ब्लैक पेपर 1 पिंच ठीक है। और गार्लिक पाउडर हम थोड़ा सा डालेंगे, गार्लिक पाउडर 1 पिंच और चिली सॉस चिली सॉस 1 टेबलस्पून और सोया सॉस 1 टेबलस्पून। ओके, ये मैरिनेशन के लिए आप कर रहे ये हैं? मैरिनेशन के लिए। ओके। और पपरिका पाउडर पेपरिका पाउडर हाफ टीस्पून, मैक्सिमम हाफ। ठीक है। और ऑयल Oil 1 add टेबलस्पून। ऑयल जौन सा मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब के मुताबिक। और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और आधा घंटा फ्रिज में Marinate करना रखेंगे। है। यस, फ्रिज में रखेंगे ताकि इसका जायका अच्छा है। और इसके साथ साथ जो है ना फिर मैंने अपना बाकी चीज़ें तैयार कर चुका हूँ इसी मेथड के साथ। ठीक है। और फिले को जो है ना वो सेम मैरिनेशन करने के बाद तो इसके इसको ऊपर आपने मैं ग्रिल किया है? यस मैंने होममेड जो है ना पैन के अंदर, और घर में अगर ग्रिल है तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ग्रिल ठीक जो है। नॉन स्टिक पैन होता है, चीज़ स्लाइस, फिर फिला चीज़ स्लाइस और रिंग ऑनियन, सॉरी ग्रीन अनियंस, ग्रीन सॉरी नहीं ग्रीन नहीं, प्याज प्याज और अनियंस, प्याज, हाँ, रिंग onions, रिंग ring अनियंस। onion। ओके ओके और टमाटर, और इसको मैंने बटर के अंदर बंद को टोस्ट किया है। ओके। और टोस्ट करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर अच्छा बंद को जो है ना जब हमने टोस्ट करना है उसको अच्छी तरह से टोस्ट करना है ताकि उसके मसाज जो है ना वो बंद हो, और जो टमाटर हम उसके ऊपर रखते हैं आइसबर्ग, उसका पानी जज़ब ना हो उसके अंदर। ओके, उसको हम टोस्ट बहुत अच्छा करते अच्छा हैं। करना है रोस्ट। यस, ओके तो इसके ऊपर मैंने बारबेक्यू सॉस डाली है ओके और 2 पीस जैलोपिना, और ये हम जो है ना गार्लिक सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने टेस्ट के मुताबिक हम सॉस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। ये हमारा जो है ना फाइनल आ चुका। और ये रखेंगे एग ओके, वो खूबसूरती के लिए और प्रेजेंटेशन के yes, लिए जबरदस्त। और बाकी अब ये हम मज़ीद जो है ना इसको बेहतर करने के लिए हम इस तरह से इसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। वाह भाई, अभी हम थोड़ी सी और करेंगे इसकी। और इसके साथ जब मैंने फ्राइज़ किए हैं, फ्राइज़ जो है ना होममेड हम घर के अंदर कमर्शियल फ्राइज़ बना सकते हैं। ठीक है। और शेफ़ प्लीज़ काटिएगा। अच्छा, इसको हमने जो है ना काटने के बाद पानी के अंदर रखा है, सॉल्ट वाला पानी, सॉल्ट वाला पानी। 1 kg पानी के अंदर अगर 1 kg फ्राइज़ हैं तो उसमें आप 1 टेबलस्पून सॉल्ट जो है ना उसमें मैक्सिमम 1 घंटा फ्राइज़ को डिप करके रखें। ओके। उसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद जो है ना मैंने उसे 70% बॉयल किया, 70% बॉईल Boil किया। किया। ओके और फुल बॉयल नहीं करना, थोड़ा सा आपने 70% बॉयल करने के बाद ठंडा होने के बाद उसका पानी खुश्क होने के बाद फिर उसे मैंने फ्राई किया 1 मिनट, 1 मिनट 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1 मिनट। ओके। उसको ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसको माइनस के अंदर जो है ना फ्रिज में रखा है। इसके मतलब कि इसमें बर्फ़ जो है ना वो आपकी जम जानी चाहिए। फिर ओके। उसे थोई करके आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके कमर्शियल फ्राइज़ होंगे। फिर आप इसे जो है ना कोई 1 हफ्ता या 1 महीना स्टॉक भी कर सकते हैं। ओह अच्छा, तो good। अब ये मैंने फ्राइंग कर लिए हैं। इसमें अब मैंने लगाया, ये देखिएगा बड़ा मज़े का आ रहा है, ग्रीन ग्रीन ये पार्सले, पार्सले। ड्राई पार्सले। लवली लवली। चलिए जी, रेडी हो गया हमारा सब कुछ। अब आप जी, इसकी अभी- फाइनल प्रेजेंटेशन होगी यस यस अभी एंड वी फाइनल। आर गुड टू गो। ओके you. परफेक्ट। चलिए जी, आप इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करें, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें एक बहुत ही ख़ास मेहमान ज्वाइन कर रही हैं
और समीन ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं जी, और एक उभरती हुई पॉप सिंगर हैं। अपनी सोलफुल जो वॉइस है उससे और बड़ा लोगों को कह रहे दिलों में समा रही है इनकी आवाज़। सॉन्ग राइटिंग और म्यूज़िक की दुनिया में बहुत तेज़ी से अपनी पहचान बना रही हैं। समीन की जो मौसीकी है बल्कि कहा जाए कि बहुत सोलफुल म्यूज़िक है, और आज हम समीन से उनका जर्नी भी जानने की कोशिश करेंगे और उनसे कुछ सुनने की भी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीन, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिला आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने आज हमें ज्वाइन किया है। समीन, मुझे बताएं कब से सिंगिंग करी हैं आप और ये जर्नी अब तक कैसा जा रहा है? मिला ये तो ऑन गोइंग जर्नी है। आई थिंक आई वाज 13 years old when I started singing and I realized कि मैं गा सकती हूँ थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद से बस एक इन पाकिस्तान यू हैव टू एक तरीके से आपको चलना पड़ता है। पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो, उसके बाद माँ बाप कहते हैं जो करना है कर लेना। तो जब वो जो करना है कर लेने का टाइम आता है तो तब तक आप रेस में बहुत पीछे रह चुके होते हो बिकॉज इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग इंडस्ट्री एज वेल। तो बहुत अच्छा जर्नी रहा है अभी तक, अब आगे बहुत अच्छा जा रहा है। अभी मेरा नया गाना रिलीज़ हुआ है, तेरी याद नाम है उसका, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं शेयर करने के लिए सबके साथ। मैं मतलब आपको पता होता है क्योंकि हर सिंगर के लिए जो उसके सॉन्ग्स होते हैं वो उसके बच्चों की तरह होते हैं। तो हर बच्चे को वो मौका देना और उसको दुनिया के सामने लाना एक आर्टिस्ट के लिए एक बड़ी खुशी की बात होती है कि लोग सुने उसको। एब्सोल्युटली समीन, एंड आई एम ग्लैड कि आपने वो जो करना है करने वाली बात की है। आई थिंक वी ऑल गो थ्रू द सेम फेज इन आवर लाइफ्स के पढ़ लो पहले, फिर बाद में जो करने, और फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। सो राइट, लेकिन स्टिल आप कहीं पीछे नहीं रही। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, एंड आई बिलीव कि सोशल मीडिया ने बहुत सारे यंगस्टर्स को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अच्छा गाते हैं, टैलेंटेड हैं, तो आप अपनी जो स्किल है उसको दुनिया को विदाउट एनी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी म्यूजिक वीडियोस बना के और करके यू कैन जस्ट प्रेजेंट इट टू वर्ल्ड। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अंदर फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि वन हिट वंडर्स होते हैं। अच्छा, लक तो वैसे कोई भी चीज़ नहीं होती मेरे हिसाब से, अब तो सब कुछ मेहनत होती है। इवन आपके पास ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है भी, तब भी उसके ऊपर जितनी मेहनत एक वीडियो बनाने में लगती है, अगर वो कोई बैकग्राउंड में देखे तो वो इतना मुश्किल है कि एक एक कट को देखना, एक एक ट्रांजिशन को देखना। अगर आप सिंगर हो तो एक एक नोट को देखना कि यार ये मैं दुनिया को सुनाने जा रहा हूँ, ये किस तरह का लग रहा है। मुझे बड़े प्रोड्यूसर्स भी सुन रहे होंगे, मुझे बड़े जानकार जो म्यूज़िक को जानते हैं अच्छे तरीके से वो भी सुन रहे होंगे, तो इट शुड साउंड फाइन। तो वो मतलब हंड्रेड्स ऑफ टेक्स लगती हैं और एक वीडियो निकलती है उस तरह से। बट लोगों को लगता है कि ओ वन हिट वंडर है ये तो भाई, ये तो गाना रात वायरल हो गई। हाँ, रातों रात वायरल हो गई, क्या लक है क्या? कि नहीं, ये लक नहीं होती है। यू आर सो राइट कि ये मेहनत होती है। एंड आई एम श्योर कि एक जो वीडियो है उसके पीछे बहुत मेहनत है। और यू सो राइट कि लोगों को हमारे यहाँ लोग कीड़े बहुत जल्दी निकालते हैं काम में से, और अप्रिसिएट करना हम बड़ा कम जानते हैं। तो समीर, मुझे ये बताएं कि आप बाकायदा सीख भी रही हैं म्यूज़िक किसी से या नहीं? अभी आप साथ साथ अपना जो दो लाइफ बैलेंस कर रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल साथ साथ सीख रही हूँ। मैं पहले सिर्फ पॉप गाती थी, बट मुझे ऐसे लगता था कि मेरी जर्नी में कुछ कमी है अभी, और मुझे और जानने की ज़रूरत है। और ये क्रेविंग जो है आपकी हमेशा जारी रहनी चाहिए कि और नॉलेज हासिल करने की, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। तो डेफिनेटली मैं सीख रही हूँ क्योंकि आप जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसका नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। कोई बंदा गिटार बजाता है, कोई बंदा पियानिस्ट होता है, कोई वायलिन बजाता है। तो मेरा इंस्ट्रूमेंट क्योंकि मेरी आवाज़ है तो उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से वर्क करती है और क्या करूँगी तो क्या होगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी इंसान के लिए जो गाना चाहता है। ज़बरदस्त, वेरी गुड। सीखना चाहिए, और जो आप आवाज़ अल्लाह ताला ने आपको अता की है उसको अगर आप
थोड़ा पॉलिश कर लेते हैं, बहुत सारी गाइडेंस से चल लेते हैं, तो आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा आप समीन मुझे ये बताएं, मैंने आपसे गाना तो आपका सुनना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बताएं, आप कितना एक्टिव हैं, किस तरह का कंटेंट आप ज़्यादा अपनी सिंगिंग रिलेटेड पोस्ट करती हैं और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है अब तक? बेसिकली सोशल मीडिया को अगर देखा जाए तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। टिकटॉक मुझे लगता है कि मेरी नीश नहीं है, मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। लेकिन क्योंकि इसके साथ कीप अप करना, अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना अच्छे से एक्टिव हो जाओ कि आपकी उधर ही कुछ ऑडियंस बने, चाहे 10 सुनने वाले हैं आपको, लेकिन अच्छे सुनने वाले हैं, तो मेरे लिए वो भी बहुत है। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव होती हूँ, ज़्यादातर मैं अपने ओरिजिनल्स ही पोस्ट करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कोयटा ग्लैडिएटर का गाना किया था, जो उनका एंथम होता है मेन, उसको मैंने कंपोज भी किया था, उसको को रिटन इट एज वेल विद फ़ाखिर महमूद। तो it was a great experience. So I've been working in a studio since like 3 years now. तो उसी के बारे में कंटेंट कि स्टूडियो लाइफ कैसी होती है और गाने रिकॉर्ड किस तरह होते हैं और म्यूज़िक कैसे प्रोड्यूस होता है एंड ऑल। तो आई कीप अपडेटिंग माय ऑडियंस के ये चल रहा है ज़िंदगी के अंदर, बिकॉज मेरी ज़िंदगी में म्यूज़िक के अलावा ज़्यादा कुछ चल ही नहीं रहा होता। एंड आई थिंक जो आपका पैशन होता है आपकी ज़िंदगी में से वही चल रहा होता है, उसके अलावा आप क्या ही करना, आपका दिल वही करने को करता है। अच्छा समीन हमें अपना गाना सुनाएं, एंड आई एम ग्लैड कि आपने भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के एंथम का जिक्र किया। आई डिडंट न्यू, बट बहुत सारे लोग आई एम श्योर कि आपको जो देख रहे हैं उन्होंने गाना सुना भी है। सो शी इज़ द वॉइस बिहाइंड दैट एंथम और इन्होंने को राइट भी किया है। सो समीन क्या सुनाएंगी आज आप हमें? मैं आपको तेरी याद ही सुनाना चाहूँगी, द सॉन्ग दैट आई रिलीज्ड जस्ट 2 days ago. It's doing really good on YouTube as well, and if anybody wants to listen to it तो वो YouTube पे भी अवेलेबल है, Spotify पे भी अवेलेबल है, and it's everywhere, तो आप लोग कहीं पे भी सुन सकते हैं। ज़बरदस्त, चले हम सुनते हैं आपका गाना। बहुत प्यारा गाना है, ये आपने खुद लिखा है? मैं आज तक जितने गाने रिलीज किए हैं सारे मैंने खुद लिखे हैं, Wow. but this is the first time that I thought कि I should actually collaborate with somebody on writing, because I like this song so much. I didn't think for another second. There's this a guy called Jake, उनका artist name Jake है और वो लाहौर में होते हैं, he's a producer as well, so he produced this song, he composed and he wrote this song. Wow. तो and I loved collaborating with him. बहुत प्यारा ही मजा गाना आया है मुझे ये, गाना। लिखा भी बहुत अच्छा हुआ है, इसकी मेलोडी भी बहुत अच्छी है और आपने गाया भी बहुत अच्छा है। समीन बहुत Thank अच्छा you so लगा, much. अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, आप में बहुत टैलेंट है और मैं आपको ज़रूर आपका म्यूज़िक आपके इंस्टाग्राम पे सुनूंगी। और आई रियली अप्रिशिएट जो नए सिंगर्स हैं उनको ज़रूर हमें सपोर्ट करना चाहिए, और जो मेरे ऑडियंस देख भी रहे हैं डू लिसन टू हर म्यूज़िक, बड़ा अच्छा है। और यंग आर्टिस्ट के लिए उनकी म्यूज़िक को सुनना, उनको अप्रिसिएट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो वी ऑल शुड डू दैट। थैंक यू वेरी मच समीन, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। समीन ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम बात कर रहे थे। आप अभी मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन जाते जाते फाइनल शक्ल हम बर्गर की दिखा देते हैं जी। ग्रिल्ड चिकन बर्गर हमारा रेडी हो गया है, शेफ नदीम चीमा, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। क्या आपने कभी सोचा है वो बाथरूम जहां आप रोजाना चंद लम्हे अकेले गुजारते हैं, कभी गौर व फिक्र और तख्लीक का गहवारा था। वही जगह जहां एक दिन कदीम यूनानी साइंसदान अर्शमीदस नहा रहा था। अचानक उसने महसूस किया जितना उसका जिस्म पानी में डूबता है उतना ही पानी ऊपर को बह निकलता है, और फिर वो जोश से चिल्लाता बाहर निकला, यूरिका यूरिका। ये लम्हा दुनिया को बॉयंसी फोर्स का असूल दे गया और साइंस की सिमत बदल गई। ये कोई अनोखा इत्तफाक नहीं था। तख्लीक के कई लम्हे तब जन्म लेते हैं जब इंसान तन्हाई में हो, अपने आप से रूबरू, शोर से दूर। वो तन्हाई, वो खामोशी एक कीमती खजाना थी। ऐसी जगह जहां ख्यालात आज़ादाना बहते, तसव्वुरात जन्म लेते और इंसान अपने दिल के सुन पाता। लेकिन आज
हम इस तन्हाई से भी डरने लगे हैं। खामोशी हमें वहशत देती है। Cause I've had everything, but no one's listening. I'm so lonely, lonely. हर खाली लम्हा भरने के लिए हम फोन उठा लेते हैं, सोने से पहले, सुबह उठते ही, हत्ता के बाथरूम में भी। अब ना कोई यूरिका लम्हा आता है, ना कोई नया ख्याल जन्म लेता है। बस नोटिफिकेशन, स्टेटस, रील्स और जहनी शोर का ना खत्म होने वाला सिलसिला। हमने दिमाग को खुद से बात करने का वक्त देना छोड़ दिया है। हमने इस छोटी सी तन्हाई को भी टेक्नोलॉजी के हजूम में गुम कर दिया है। ये महज बाथरूम की बात नहीं, ये आप और आपकी सोच के बीच एक दीवार है जिसे गिराना होगा। याद रखें, साइंस कहती है दिमाग का एक खास हिस्सा तभी जागता है जब हम तन्हा होते हैं। तो सोचें, आपने आखिरी बार इस तन्हाई की नेमत को कब महसूस किया था? Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. जी, तो ये आपने रिपोर्ट देखी, वेरी क्रिएटिव रिपोर्ट। एट द सेम टाइम आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करें वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज हम तन्हाई की बात करें, लेकिन आज हम सॉलिट्यूड एंड क्रिएटिविटी को डिस्कस करेंगे। ये वो तन्हाई नहीं है जिसको आम रूटीन में हम डिस्कस करते हैं कि जी हम बहुत तन्हा या लोनली फील करें। विल टॉक अबाउट द क्रिएटिविटी कि अगर आप तन्हा बैठते हैं, मी टाइम में बैठे हैं, किसी भी सिनेरियो में खामोशी में बैठे हैं, तो आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो किस तरह से बेहतर होती हैं और आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं या आप एनालिसिस कर रहे हैं, अपना लाइफ एनालिसिस करें, वो बहुत सारे एवेन्यूज़ को भी खोलता है। सो आज ये रिपोर्ट तो आपने देखी, लेकिन हमारे साथ ज़ारा कनीज़ मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई। Thank you for having ज़ारा, me. आपने ये रिपोर्ट देखी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम बहुत दफ़ा कंफ्यूज कर रहे होते हैं लोनलीनेस को और सॉलिट्यूड Solitude को। को, सो yes. अभी तो आज हमें इस कॉन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं दोनों में डिफरेंस को, एंड देन विल टॉक अबाउट क्रिएटिविटी। ओके, सो सॉलिट्यूड की जब हम बात करते हैं, सॉलिट्यूड एक पॉजिटिव इमोशन है। जब हम खुद अपनी चॉइस से अकेले होना चाहते हैं, अकेले बैठना चाहते हैं, अकेले खाना खाना चाहते हैं, अकेले किताब पढ़ना चाहते हैं, अकेले एक चाय का कप बैठकर पीना चाहते हैं, अकेले कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, यू नो। एंड लोनलीनेस इज़ अ नेगेटिव इमोशन। जब हम लोनलीनेस की बात करते हैं तो ये अनवांटेड सेपरेशन है कि मुझे अभी किसी के साथ की ज़रूरत है, लेकिन मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। ये वो वाली लोनलीनेस है, एंड दिस इज़ अ नेगेटिव इमोशन। सॉलिट्यूड इज़ अ पॉजिटिव इमोशन। जैसे कि आपकी रिपोर्ट थी वेरी ब्यूटीफुल, जिस साइंसदान ने ये डिस्कवर किया था, इट्स फ़नी कि उन्होंने वॉशरूम में बैठ के इस फोर्स को डिस्कवर किया, बट हम मोस्टली अकेले वॉशरूम में ही होते हैं और अभी भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम वॉशरूम में भी अपने साथ अपना फ़ोन लेकर चले जाते हैं, तो हम सॉलिट्यूड वहाँ पे भी इंजॉय नहीं कर पाते। और यही एक रीज़न है कि हम उतनी साइंसी इजादात नहीं कर पा रहे जो हम पहले करते थे। उस तरह के मास्टरमाइंड्स रेज नहीं कर पा रहे जैसे हम पहले करते थे, बिकॉज हमारे पास सॉलिट्यूड नहीं है। लोगों को सॉलिट्यूड इंजॉय करना नहीं आता है। आप अपने आप को 1 घंटे का चैलेंज दें बिना फ़ोन के, बिना किसी आइटम और किसी इंसान के बैठने के लिए, हम ऑटोमेटिकली 1 दूसरे मिनट, तीसरे मिनट, चौथे मिनट हम कहेंगे अच्छा फ़ोन उठा लेते हैं, स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, शो देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स लगा लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं लोगों और टेक्नोलॉजी के साथ, तो हमारे जहन को वो टाइम ही नहीं मिलता है कि हम रीवायर कर सकें। जब भी हम सॉलिट्यूड में होते हैं, हमारे जहन को, नर्वस सिस्टम को एक शॉक मिलता है, रिलैक्स होता है, एंड देन एट अ पॉइंट हमारी क्रिएटिविटी शुरू होना शुरू। जैसे आपने कहा कि क्रिएटिव होते हैं, सॉलिट्यूड इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। हम अकेले होंगे, ख्यालात बुनेंगे, कोई टॉपिक आएगा, कोई रियलाइजेशन होगी और हम कोई ना कोई इन्वेंट कर सकते हैं चीज़, या कोई ख्याल या थ्योरी, कोई पोएम, कोई बुक, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। जैसे जिन्होंने ये वीडियो बनाई है या आपका जो शो है, आप कभी अकेले बैठ के सोचेंगी किसी ना किसी टॉपिक पे, आप जो खुद सोच पाएंगी उस टॉपिक के लिए, दैट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंस देन द ChatGPT सर्च।
क्योंकि वो इंस्टेंट है, ग्रेटिफिकेशन है, फ़ौरन से मिल जाएगा। बट जो आप डायलॉग फॉर्म करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने सॉलिट्यूड में, वो बहुत फ़र्क होंगे। अच्छा ज़ारा, एक और पॉइंट, अब सॉलिट्यूड अगर हमें अवेलेबल भी है या हम समझ भी रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस को, पहली बात हम तो समझ ही नहीं रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस को, बिकॉज हम लोगों में, टेक्नोलॉजी में सो Yes. घिरे हुए हैं, वी आर सो डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। एक वो प्रोसेस भी है कि अगर हम टेक्नोलॉजी या लोगों के दरमियान में नहीं है तो हमारा माइंड इतना बिजी है, इट्स नॉट ब्लैंक, वी आर ओवर थिंकिंग एंड थिंकिंग हार्ड Yes. ऑन सो मेनी लेवल्स। Yes. अगर हम खाली बैठ के कोई आइडिया, अगर दिमाग को सुकून में रखेंगे तो कोई आइडिया आएगा। अगर हम सोच ही रहे कि फलाने ने ये किया था तो फलाने ने ये कहा था, सो देयर इज नो पर्पस ऑफ दैट सॉलिट्यूड एट दैट टाइम। सो होता क्या है कि जब भी हम अकेले होते हैं, शुरुआत में पहली दफ़ा में क्योस होगा, क्योंकि आपने अपने जहन को कभी अकेला नहीं रखा, अपने आप को अकेला नहीं रखा। सो उस दौरान जब हमारी ज़िंदगी में क्योस है और हम अकेले बैठने की कोशिश करें, थोड़े टाइम से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और फिर सॉलिट्यूड लेवल को बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपनी तन्हाई में अकेले नहीं बैठ पा रहे, इसका मतलब हमारे कुछ अनरिजॉल्व्ड चीज़ें हैं हमारी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे, जिनको हमने कभी ट्रीट ही नहीं किया, हील ही नहीं किया, और वो हमारा सॉलिट्यूड अकेलेपन की तरफ चला गया है। अब जब हम उस अकेलेपन में हैं और हमें खौफ आ रहा है कि हम अकेले हैं और हमारे साथ कोई नहीं है, ये एक कहीं ना कहीं से आपकी ज़िंदगी में से आ रहा है कि कहीं आपको रिजेक्शन मिली है पेरेंट्स की तरफ से, सिबलिंग्स की तरफ से, अपने लव्ड वंस की तरफ से, कहीं आपको अबैंडनमेंट फील हुई है कि ओ आई एम अलोन। ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में ये सवाल बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, क्या हुआ है अकेले बैठे हुए हो, कोई उदासी है? क्या हुआ है? तो हम उस अकेलेपन को एसोसिएट ही इसलिए करते हैं कि आप अकेले हो तो उदास हो, आप अकेले हो तो आप फेलियर हो, आप अकेले हो तो आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हो तो मसला आप में है। यू नो, बड़े होते हुए भी हमने अपने बड़ों से सुना है कि अच्छा तो आपके ओपिनियंस हैं और पॉइंट ऑफ व्यू, अकेले रह जाओगे। तो हमने उस अकेलेपन को पनिशमेंट बता दी, हालांकि सॉलिट्यूड इज़ अमेजिंग, इट्स अ ब्लेसिंग, यस। और बहुत जो लोग जिनको मैंने देखा जो सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, वेरी काम पर्सनालिटी, वेरी ग्राउंडेड, वेरी रीअश्योरिंग, और वो रिएक्टिव नहीं होते। आपने अक्सर देखा कि जैसे आपने कहा कि हम हर वक्त बिज़ी हैं, हमारा जहन बिज़ी है, लोग इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। अक्सर आपने टीवी शो पे भी एडमिनिस्टर किया होगा कि लोग लैश आउट कर जाते हैं, गुस्सा करके निकल जाते हैं, रोड रेज बहुत ज़्यादा। ये इसलिए क्योंकि हमने अपने साथ वक्त ही गुजारना छोड़ दिया है। हम इतने ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड हैं, पैसा, गाड़ी, घर, ब्रांड्स, बच्चे, एवरीथिंग साइकिल चल रहा है बस, बट उसमें हम मिसिंग है। और वो हम वाला टाइम है आधा 1 घंटा अपनी ज़िंदगी में से, अगर आप डेली 24 घंटे में से निकाल लेते हैं, यू आर एक्चुअली गोइंग टू रिचार्ज योर ब्रेन। आपकी ब्रेन लेवल रिचार्ज होगा, एनर्जी बिल्ड होगी, आपकी सेल्फ इस्टीम बूस्ट होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और उससे आपकी डीलिंग बूस्ट होगी अगले इंसानों के साथ। तो बेसिकली अगर हम अकेले भी रह रहे हैं सॉलिट्यूड में, तो भी हम अपने आप को बेहतर बना रहे हैं लोगों के साथ रिश्ते कायम करने पे, और प्रेजेंटेशन बेहतर करने पे, कॉन्फिडेंस बेहतर करने पे। और अगर हम अपने ख़यालात को अपने साथ लेकर बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत हैं। आजकल हम ये देखते हैं कि लोगों को मौका ही नहीं मिलता रिफ्लेक्ट करने का कि हम कहाँ गलत है। एवरीबडी इज़ राइट। हाँ, हम तो अपनी गलती, इवन ये एक बहुत नॉर्मल बात है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। मतलब हम, और अगर आप गलत हैं एंड सबकॉन्शियस में यू नो यू आर रॉन्ग, बट वी विल मेक श्योर कि हम अगले बंदे को फील कराएं कि गलती तुम्हारी है। हाँ, वो गैसलाइट करना शुरू कर देते हैं। अगेन हमने लर्न ही नहीं किया कि हम भी कहीं गलत हो सकते हैं और हमें अपने अंदर क्या बदलाव लाने की लेकिन ज़रूरत सॉरी ज़ारा, मैं आपको इंटरप्ट करूँ, इसमें एक बड़ा रोल आई थिंक हमारे ब्रॉटअप का भी है, बिकॉज हमारे घरों में चीज़ प्रैक्टिस ही नहीं हुई कि हमें लगता था कि हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े या नानी दादी, दे कांट बी रॉन्ग, बिकॉज उन्होंने कभी अपनी गलती, मतलब बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो अब जाकर, इफ़ आई टॉक टू माई पेरेंट्स, दे फील लाइक कि हाँ वो फैसला हमारा बड़ा गलत था। एट दैट पॉइंट दे डिडंट रियलाइज, और वही चीज़ हमारी जनरेशंस के अंदर आ गई है। हाँ, अब कुछ लोग तो वाकई रियलाइज़ कर लेते हैं लेटर ऑन, लेकिन कुछ लोग वो भी नहीं करते हैं। एंड दे आर लाइक कि बस किया मेरा था फैसला, वो ठीक है, श्योरिटी है, बट आपके उस फैसले ने काफ़ी और ज़िंदगियों को डैमेज किया जो आपके साथ थे। अगेन
पहले फिर भी लोनलीनेस और सॉलिट्यूड को डिफरेंशिएट किया जाता था, उसको प्रैक्टिस किया जाता था, कहीं ना कहीं आपको मौका मिल जाता था अकेले रहने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब हमने वो जो स्पेसेस थी वो टेक्नोलॉजी के साथ फिल इन कर दी हैं, और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी इसके बगैर पॉसिबल नहीं है, हमारी ज़िंदगी हसल के बगैर पॉसिबल नहीं है। आजकल इतनी ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं, जिनको लगता है कि अगर हम अकेले बैठे हुए हैं और 1 घंटा हम अपने आप को दे रहे हैं, हम वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बट दैट्स यू आर नॉट वेस्टिंग दैट टाइम, वो वक्त आपका है, आप अपने आप को रिचार्ज करो, रीवायर करो, अपनी सोचों को भी एड्रेस करना, उसको पेंडोरा बॉक्स को खोलना और अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना और समझना कि ये फैसला कहाँ से आया है या ये थॉट कहाँ से, इज इट अ नेगेटिव थॉट्स और अ नेगेटिव इमोशन, ये एक टास्क है, ठीक है, और ये अपने आप को बेहतर करने का टास्क है। दैट्स द टास्क ऑफ सॉलिट्यूड। और सॉलिट्यूड वही लोग एंजॉय कर सकते हैं जो अपनी वैल्यू को समझते हैं, जो अपनी ज़ात के साथ बोर नहीं होते, जिनको लोगों की वैल्यू और वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकेले नहीं रह पाते क्योंकि उनके इर्द गिर्द कोई होना चाहिए उनको बताने के लिए कि आप ठीक कर रहे हो, आप ठीक सोच रहे हो, वैलिडेशन चाहिए। तो ये बहुत कॉमन है हमारे। अच्छा ज़ाया, अब ये तो हम इस कॉन्वर्सेशन में बात करें, हमें प्रैक्टिस, अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ भी जाना है। मुश्किल है क्योंकि आजकल जिस दौर में रहे, बट आई थिंक कि आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि 5 मिनट 10 मिनट हम इससे स्टार्ट करके अपनी लिमिट को पुश कर सकते हैं। सो क्या प्रैक्टिस किया जाए? अगर ख़वातीन हैं, इवन मैं हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग, यू नो, और हमें पता ही नहीं होता कि अब मी टाइम को तो हम कंसिडर ही नहीं करते। इवन अगर आप सैलून जा रहे होते हैं मी टाइम के लिए, तो तब भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, यू नो। सो क्या किया जाए? सो जैसे आपने सैलून का नाम लिया, जब हम सैलून में जा रहे हैं, मोस्टली अदर पीपल आर ट्रीटिंग अस, राइट? उस टाइम में भी आप उस सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि हमारा जहन ऑलरेडी चीज़ों को सोचा है, हमारा ब्रेन इस्टेब्लिश ही इस तरह से हुआ है कि वो कंटिन्यूसली सोच रहा है। हमने उसको स्टॉप कहाँ लगाना है और कौन सी थॉट को पकड़ना है, ये आपने डिसाइड करना है इन दैट मोमेंट। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होती है इन चीज़ों की। देन अगेन जर्नलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आप जो अकेला वक्त डिसाइड करना चाह रहे हैं अपना, उसमें आप वो जर्नल खोलें और लिखना शुरू कर दें। आप स्क्रीन से दूर हैं और अपनी ख्यालों को आप अल्फाज की शक्ल दे रहे हैं, और जब हम अपने ख्यालों को अल्फाज की शक्ल देते हैं, हमारा जहन सॉर्ट होना शुरू हो जाता है, हम मज़ीद उस एक्टिविटी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब भी आप अकेले हैं, ट्राई टू वॉक। हमने ये अमल काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन नंगे पाँव ग्रास पे वॉक करना इज़ ब्यूटीफुल। ये आपको ग्राउंडेड कर देगा, आपकी पूरी सेंसेशंस और इमोशंस को एक्टिवेट कर देगा, आपको सोचने का मौका मिलेगा, आपको ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलेगा अपने इर्द गिर्द। बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस्ड हियर, और वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि ओ वी डिडंट। उन्होंने एक नई जगह आए हैं, एक गैर जगह आए हैं, और उन्होंने नोट ही नहीं किया कि वो कहाँ बैठे हैं, कौन सी कैसी जगह है, एंड दे आर नॉट ग्राउंडेड एट ऑल। ये ग्राउंडिंग की जब मैं बात करती हूँ, ये हमारी 5 सेंसेस के ऊपर बेस्ड करता है। जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जो चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं, जो चीज़ें हम खुशबू, जैसे बर्गर बना है उसकी बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है, राइट? तो ये सेंसेस हैं हमारी। हम जो आवाज़ें सुन सकते हैं, अभी आपकी और बाकी लोगों की आवाज़, ये हमारी एक मेमोरी क्रिएट करता है, और वो मेमोरी हमारे जहन में स्टोर हो जाती है, हमारे कॉन्शियस लेवल पे 15 मिनट के लिए, और फिर लाशोर में हमेशा के लिए। तो इवन ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ भी आप सुन रही हैं एक हवा की, वो भी आपके ब्रेन में स्टोर हो रहा है। हमारा ब्रेन इतना वसी है, ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं। यस, तो हमें अपने आप को ऑब्जर्वेशन की तरफ लेकर आना है, सुनने की तरफ लेकर आना है, कि हम अपने आप को सुन सकें, अपनी दिल की आवाज़ को सुन सकें, अपने जहन को सुन सकें। तो ये एक्टिविटीज़, घास पे चलना, जर्नलिंग करना, अपने ख़यालात को एड्रेस करना, 5 से 1 घंटे तक एटलीस्ट अपने आप को देना कि आप अकेले साथ अपना वो टाइम स्पेंड कर सकें। हो सकता है उस वक्त कोई आपको कोई ख्याल आता है कुछ क्रिएट करने का, कुछ लिखने का, डू दैट, बट डोंट इन्वॉल्व इन दैट टाइम कि मुझे किसी के साथ बात करनी है, मुझे किसी को कॉल करनी है, मुझे कोई चीज़ पोस्ट करनी है, मुझे कोई न्यूज़ सुननी है। इवन आई थिंक कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, आई फील समटाइम्स कि मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू,
कि मुझे होता है कि मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मैं सोच क्यों रही हूँ, मैं गाने चला लूँगी, मैं किसी को कॉल में ला लूँगी, आई जस्ट टॉक, मैंने लाउड स्पीकर ऑन किया और मैं पूरा रास्ता बात करते हुए एंड आई एम बैक होम, यू नो, आई डोंट फील लाइक कि मैं खामोशी में गाड़ी ड्राइव करूँ. सो दिस इज द टाइम यू कैन जस्ट यू नो गिव इट टू योरसेल्फ. और आप इसी टाइम को यूटिलाइज कर सकती हैं अपने लिए. उस टाइम में गाने ऑन ना करना या किसी को कॉल ना करना, द अनकंफर्टेबल थॉट कि ओ माय गॉड मैं सोच क्यों रही हूँ, आपको सोचना ज़रूरी है एज अ ह्यूमन. हम बाकी किसी भी मखलूक से डिफरेंशिएट ही इस चीज़ पे करते हैं बिकॉज वी हैव ब्रेन एंड माइंड, जिसकी बेसिस पे हम सोच सकते हैं, हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. और वही आपका टाइम है सॉलिट्यूड का. और हम उसको ओवरथिंकिंग से एसोसिएट कर रहे हैं. हाँ, लेकिन ओवरथिंकिंग नहीं है वो. Yes. पहले लगता है ओवरथिंकिंग है बट इट्स नॉट. अच्छा ज़ारा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये जो हम सोचना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक एस्केप चाहते हैं. Not to think. Yes. Every single time. Yeah. It's not about while driving or talking or sitting. हमें सोचना ही नहीं है. हम चाहते हैं अल्लाह हमारे दिमाग में कितनी थॉट्स आएंगी, हम सोचना चाहते हैं हम ये काम कर लेंगे. Yes. Even working women, housewives, everyone out there. Yes, that's true. Especially the people who are involved in domestic tasks, जैसे बर्तन धोना, सफाई करना, उनके ख्यालात आते हैं और वो ज़्यादा ट्रिगरिंग होते हैं और वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस को. बट दे आर द मोस्ट नॉर्मल पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन डोमेस्टिक टास्क एंड हैव द एबिलिटी टू थिंक. They are normal people, more normal people, क्योंकि वो अपने सोचों को सोचते हैं, ख्यालात को सोचते हैं, एहसास फील करते हैं. अच्छा ये उदासी का है, ये खुशी का है और उसके बारे में क्या करना है. प्रीवियसली भी जब आप आज से 20-30 साल पीछे चली जाएँ और हमारे दादा पर दादा की जनरेशन को भी अगर आप देखना चाहें तो उनके अंदर एक सॉलिट्यूड की एक ख़ास तौर पे ख़वातीन में बात थी कि जब वो खाना बना रही होती थी ना, दे वुड गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन. और आपको होगा कि ये एक खातून जो किचन में है, जो खाने बना रही है, हाउ कैन शी से समथिंग सो बिग एंड विद सो मच कॉन्फिडेंस. उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स वो सबको देख रही हैं, वो सबको मैनेज कर रही हैं, वो हर टास्क को डोमेस्टिकली मैनेज करी एंड येट देयर ब्रेन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फंक्शनेबल. हम गैजेट्स की तरफ चले गए. इवन डोमेस्टिक पीपल आर ऑल्सो ऑन, जैसे भी खाना बन रहा है तो खाने की वीडियो लगा ली है, तो हम अपने आप को वो सॉलिट्यूड का टाइम नहीं दे पा रहे. हालांकि हमारा इस ज़िंदगी में हर जुड़ा हुआ टास्क सॉलिट्यूड की तरफ जा सकता है. वॉशरूम में नहाना, वहाँ पे आपको ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं, आप सोचते हो चीज़ों के बारे में. नमाज जैसे है, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, हम नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, इज़ बिकॉज कि हमने अपनी सोचों को एड्रेस ही नहीं किया हुआ. So you need to sit with your thoughts even while praying. Even while praying after the prayers, give yourself 5-10 minutes. आप वहाँ पे बैठें और सोचें कि ये ख्यालात क्या आ रहे थे आपको और क्यों आ रहे थे. अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम सॉलिट्यूड की तरफ जाते हैं हमें सब इंपॉर्टेंट ख्यालात उस वक्त आना शुरू होते हैं. अच्छा मैंने ये भी करना था, मैंने ये भी करना था. और अक्सर ये होता है जब हम प्रेयर्स की तरफ होते हैं, बिकॉज दैट्स द मोस्ट सॉलिट्यूड टाइम यू कैन हैव इन योर लाइफ इन द डे. अच्छा ज़ारा, ये जो अभी आपने बात की है कि हम जो बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे टास्क सर अंजाम दे रहे हैं जिस पे हमें फोकस नहीं करे. अच्छा अब मसला ये है कि अगर हम कोई काम कर भी रहे हैं उसमें भी हम ध्यान नहीं दे रहे. वो भी हम बहुत सरसरी सा कर रहे हैं. यू नो, आप एक काम करते हुए आपको 10 कामों के ख्याल आ रहे हैं. ये जो फोकस आउट होना है इन आवर जनरेशन, तो नहीं कहेंगे, हम सोसाइटी की बात करें कि जो फोकस्ड नहीं है हम किसी भी चीज़ के लिए. मतलब आई रिमेंबर कि बैक इन माई स्कूल डेज बच्चों को पता होता था, ये दे वो वेरी शो कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या चाहते हैं. बहुत सारे और बहुत सारे ऐसे होते थे जो बिल्कुल क्लूलेस होते हैं. स्टिल एज एन एडल्ट आई फील कि वी मोस्ट ऑफ अस आर क्लूलेस अबाउट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ. क्योंकि हमें एक्सप्लोरेशन नहीं सिखाई गई. हम लोगों की अपब्रिंगिंग इस चीज़ पे हुई थी कि हमारे पेरेंट्स के क्या ख्यालात हैं और हमने उनके लिए क्या बनना है और हमने वैल्यूज़ को किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से. डिसिप्लिन इज़ समथिंग एल्स बट कंट्रोलिंग समबडीज़ पर्सनैलिटी इज़ समथिंग एल्स. बट हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया. अगेन जैसे आप देखते हो अपने इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर किया है, तो हम इंस्टेंट रिज़ल्ट्स चाह रहे हैं. अगर हम काम भी कर रहे हैं तो भी हम उस पर फोकस नहीं हैं बिकॉज हम तब भी किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हैं. सो शायद आगे वाले टास्क के ऊपर इन्वॉल्व हो. अभी आप शो करो लेकिन यू आर थिंकिंग अबाउट कि ओ आई हैव टू गो फॉर लंच, आई हैव टू गो फॉर लंच, आई हैव टू गो, मैंने इसके बाद ये करना है. हम प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं है. तो जब आपने प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्शन ही नहीं किया, वो लम्हा आपकी ज़िंदगी में था ही नहीं. सॉरी, इवन इफ वी आर ट्रैवलिंग,
Yes. हमारी कोशिश होती है कि हम उस मोमेंट को एंजॉय करने की बजाय उसको कैप्चर करें, Yes. मतलब हमारे कैमरे में सेव हो जाए, हमें नहीं पता। एंड ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपने लास्ट 2 ट्रिप्स में एक्सपीरियंस किया है कि मैं अगर मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा उसको Yes. कर रही हूँ। अदरवाइज मैंने पहले ज़िंदगी में जितनी बार ट्रैवल की मेरी कोशिश होती है मैं इसको कैमरे में कर लूँ, मैं इसको मेरे पास पिक्चर आ जाए, और फिर मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैं वहाँ गई भी हुई थी और कि क्या नहीं। फील किया था आपने वहाँ पे। यस, That's how people do. दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्ट करें। और जो मैंने 5 सेंसेस की बात की है, हमारी जो मेमोरी है याददाश्त वो है सेंसरी मेमोरी। जब हम 5 सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं, हम अपने फोकस को एक्टिवेट करते हैं, ऑब्जर्वेशन को, और हमारी याददाश्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो मच सो कि आप अपनी ज़िंदगी के हर लम्हात को याद रख सकती हैं। सो बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस आई हैड सो मच पावर ओवर माई माइंड कि मुझे अपने किसी क्लाइंट का नाम, उसकी हिस्ट्री लिखनी नहीं पड़ती थी। वो और बात है, आफ्टर आई हैड अ बेबी आई वेंट थ्रू अ मॉमी ब्रेन चेंजेस, तो वो सारी चीज़ें दोबारा से मुझे करनी पड़ रही हैं, बट इट इज़ अ रियल थिंग। अगर हम ग्राउंडिंग टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं, अपनी 5 सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं, यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरी थिंग। आप जिस महफिल में बैठे हुए हैं, यू विल बी up above them because you have control over their minds, over their words, over the surrounding. ये इतनी स्ट्रॉन्ग है 5 सेंसेस। इससे हम ग्राउंडेड हो जाते हैं, हम प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड हैं, हम महसूस कर सकते हैं इस कमरे का टेम्परेचर, हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे साथ जो इंसान बैठा है उसकी क्या फीलिंग है, उसकी क्या वाइब्स हैं। अक्सर हम लोगों के साथ बैठे होते हैं और शायद हम घर वालों के साथ हैं, बट एवरीबडी सो एजिटेटेड एंड इरिटेटेड। कोई किसी को अटैक कर रहा है, कोई किसी को अटैक कर रहा है, कोई किसी को तंज कर रहा है। दे आर नॉट सिटिंग विद वन अनदर टू बी विद वन अनदर, दे आर सिटिंग विद वन अनदर टू प्रूव दैट दे आर बेटर देन वन अनदर। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। अगेन हमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी अपनी रूटीन में, अपनी पर्सनालिटी में, अगर हम बेहतर इंसान बनना चाहते हैं अपने लिए। अगर हम अपने लिए बेहतर इंसान बनेंगे, हम दूसरों के लिए ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दैट्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी एंड द होल कॉन्वर्सेशन, कि अगर आप अपने लिए बेहतर होना चाहेंगे तभी आप लोगों के लिए बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ारा कि आप तशरीफ़ लाएँ। ज़ारा कनीज़ माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी। जी, बड़ी प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन रही। और ये जो सॉलिट्यूड और मी टाइम का आइडिया है, ये आप किसी भी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ज़ाया के मुताबिक सिर्फ आपको अपनी 5 सेंसेस को हमेशा एक्टिवेट रखते हैं, और अगर आपको सोचने का टाइम मिल रहा है तो आपने उससे भागना नहीं है। दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं वाइल ड्राइविंग, कुकिंग और मे बी वट एवर यू आर डूइंग, सो सोचें, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में और सॉलिट्यूड के साथ सोचें। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।